अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 10th लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, इसलिए हम पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर टेम्पो बनने के बाद नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर पिछले 1-2 लेक्चर से हम बात कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, जिसके हमने कहा कि देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स। एक है फाइंडिंग आउट द फ्यूचर वैल्यू और दूसरा है कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। उसमें हमने ये देखा कि दोनों जो है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू और व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम, हम जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे की इनवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। फर्स्टली व्हेन वी ट्राई टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ प्रेजेंट सम और प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, वी आर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हमारे टाइम पीरियड जो है इज मोर देन 1, तो वी टॉक अबाउट कंपाउंडिंग इज द प्रोसीजर इन विच our present amount grows more and more when we are earning interest on interest. On the other side, जब हम बात करते हैं present value की, तो उसमें क्या होता है कि we are trying to find out the present value of a future sum. We are using the process of discounting, जिसमें we are trying to find out the value in terms of today. If you look at our formula, the future value formula is, in general term, FVN is the future value for n time period is equal to the present value into 1 plus I to the power n. There are 3 parameters. One is the present value, sum today. दूसरा is the interest rate or the compound rate. और तीसरा जो है वो नंबर ऑफ टाइम पीरियड और n. ऑलवेज यू शुड कीप वन थिंग इन माइंड कि हमारी फ्यूचर वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू। अगर 100 है तो फ्यूचर वैल्यू एट एनी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट विल बी हायर देन 100। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा हमारे फ्यूचर वैल्यू को जब हम डिस्काउंट बैक करते हैं, बाय द वेरी वर्ड डिस्काउंटिंग, व्हाट डू वी मीन? वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू। देयरफॉर हमारी प्रेजेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी ऑलवेज लेस देन द फ्यूचर वैल्यू। एंड व्हाट बेसिकली इज द फार्मूला? जनरल फार्मूला जो है हमारा वो ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू द पावर n। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर है टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। पहला पैरामीटर है हमारा फ्यूचर वैल्यू का, दूसरा पैरामीटर है हमारा इंटरेस्ट रेट या जिसको अब हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, और तीसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ टाइम पीरियड का। तो पिछले लेक्चर में हमने इन तीनों ही वेरिएबल्स का इम्पैक्ट देखा ऑन प्रेजेंट वैल्यू, और हमने ये देखा कि फ्यूचर वैल्यू in relation to the present value there is a direct relationship, यानी कि any percentage change in the future value will bring a same percentage change in present value. अगर हमारी फ्यूचर वैल्यू डबल हो जाती है, जिसको हमने डिस्काउंट करना है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी डबल हो जाएगी। और अगर फ्यूचर वैल्यू डिक्रीज कर जाती है बाय लेट्स सपोज 10%, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी बाय सेम 10%। फिर हमने की बात दूसरे फैक्टर की, विच वॉज द डिस्काउंट रेट और द इंटरेस्ट रेट। देयर वी सेड कि एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल ब्रिंग अ डिक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी, एंड वाइस वर्सा, कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। द सिंपल रीजन इज
कि if you look at the formula, present value is equal to future value divided by 1 plus I to the power n. So I is in the denominator. अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है. So there is an inverse relationship between interest rate, which now is known as the discount rate, and the present value. उसके बाद आता है हमारा थर्ड फैक्टर, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स. जो नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. Assuming there is no change in the interest rate as well as the future value. What is the reason behind? The reason behind is कि future is always uncertain, number one. And number two is कि जो हमारा नंबर ऑफ टाइम पीरियड बढ़ते चले जाते हैं, हमारे डिस्काउंट्स पीरियड भी जो है वो बढ़ते चले जाते हैं. इसीलिए उतने टाइम पीरियड से ही हमारी अमाउंट जो है वो डिस्काउंट बैक होती है और वो कम से कम होती चली जाती है. और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज अ टेबल एंड वी आल्सो यूज्ड अ ग्राफ. ग्राफ में हमने ये देखा कि अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें इंटरेस्ट रेट और वाई एक्सिस पे ले लें प्रेजेंट वैल्यू, विल सी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जाते हैं, हमारा प्रेजेंट वैल्यू का कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है. देयर शुड ऑलवेज बी अ डिक्रीज एज वी एक्सपीरियंस एन इंक्रीज in the interest rate or the discount rate, decrease in the present value. उसके साथ साथ हमने एक और ग्राफ में ये किया कि x और y एक्सिस पे हमने यही दो वेरिएबल्स रखे. x एक्सिस पे डिस्काउंट रेट और द इंटरेस्ट रेट और y एक्सिस पे कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू. लेकिन हमने डिफरेंट कर्व्स जो हैं वो ड्रा किए फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, 1 year, 5 years, 10 years and 20 years. What we saw there was कि 1 year का जो कर्व था उसकी स्लोप was flat, and as we moved from 1 year to 5, 10 and further down to 20 years, तो हमारे कर्व की स्लोप स्टीप होती चली गई. और उसके बाद हमने परसेंटेज वाइज भी देखा चेंज कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है 1% से 5% पे डिक्रीज कर गया, तो 1 year के अंदर हमारी जो डिक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 4%, एग्जैक्टली इक्वल टू द डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. लेकिन जब हमने यही कैलकुलेशंस 10 years पे की एंड वी सा कि हमारा इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज किया बाय 4%, बट प्रेजेंट वैल्यू जो है इट डिक्रीज बाय मोर देन 32%. और 32% से ज्यादा डिक्रीज क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि हमारा टाइम पीरियड जो है 1 से बढ़ के 10 years हो गया था. सो ये तो थे कुछ एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किए जिनकी वजह से हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा होती है. ये फैक्टर्स थे. देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं. वी टॉक्ड अबाउट द एनुअल इंटरेस्ट रेट्स एंड the role of the compounding there. There we said कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन हो जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ n% per annum, और दूसरी तरफ एक और ऑफर है जिसमें इंटरेस्ट रेट इज इन टर्म्स ऑफ पर मंथ, हम किस तरह से जो है वो डिसीजन कर पाएंगे? What we need to do is we need to convert मंथली को इन टर्म्स ऑफ एनुअल, और वो कन्वर्शन will not be simply multiplying the monthly rate by 12, rather वो कन्वर्जन होगी with the help of a formula. और वो फार्मूला क्या है? the same formula of the present value. And we saw कि because of the very fact कि compounding हमारे पास मौजूद है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का फैक्टर मौजूद है, इसलिए जो है हमारा कंपाउंड एनुअल रेट विल बी हायर देन दिस सिंपल मंथली रेट मल्टीप्लाइड बाय 12. अगर क्वार्टरली हो तो इसी तरह एग्जैक्टली हमारा जो पर एनम इफेक्टिव रेट होगा दैट विल बी हायर देन सिंपली टेकिंग दैट क्वार्टरली रेट एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 4. And then we also look at another aspect,
एंड वी सेड कि अगर हमारे पास ग्रोथ रेट हो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, 5 years के लिए अगर हमारी अमाउंट ग्रो करती है 100 से 120, तो 20% फॉर 5 है। अगर हमने पर एनम निकालना हो तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? We will not take 20% and divide it by 5 and come up with the 4%. Rather, we need to calculate it with the help of the same formula. और उस फॉर्मूले में we'll see कि हमारा रेट will be lower than 4%. And that is due to the fact कि जब हमारे डिस्काउंट पीरियड या कंपाउंड पीरियड बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे इफेक्टिव रेट जो है वो सिंपल एवरेज रेट से फर्क हो जाते हैं। And then we said कि what is the usefulness of calculating the present value in our real life? और उसमें हमने कहा कि there are 2 good examples to look at the usefulness of the present value calculation. एक उसमें थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरी थी फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। When I say value, what do I mean? Value से मुराद है मेरी the price और the worth. अब उसमें which formula do we use? We use the same present value calculation formula. तो हमने शुरू किया था the application of the present value with the help of इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि जब हम बात करते हैं एक किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की, अब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अंडरटेक इट समटाइम्स इन फ्यूचर, लेकिन हमें आज फैसला करना है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वर्थ अंडरटेकिंग है या नहीं है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो हम क्या करेंगे? We'll try to calculate the internal rate of return for that particular project. और वो internal rate of return हमारा कैसे calculate होता है और उसका मतलब क्या है? By definition हम कहते हैं कि हमारा internal rate of return is the rate which equates the present value of the future benefits equal to its current cost. अगर हम इसको more specifically in terms of a particular project देखना चाहें तो प्रोजेक्ट से हमें क्या फ्लो ऑफ इनकम मिलता है, क्या स्ट्रीम मिलती है? दैट फ्लो और स्ट्रीम बेसिकली इज द रेवेन्यू। अब उस रेवेन्यू को हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं? We try to discount them back in terms of today. कि अगर रेवेन्यू हमारे अगले आने वाले 10-12 साल में होनी है तो आज हम उसकी वर्थ वैल्यू देखेंगे और वो किस तरह देखेंगे कि वी आर ट्राइंग टू लुक एट कि उसकी कॉस्ट क्या है। सो आवर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज गोइंग टू बी दैट डिस्काउंट रेट विच विल इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू of the future revenue from a project equal to its current cost. तो आज हम अपना लेक्चर जो है इसी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए विल स्टार्ट विद द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली हमें एक ब्रेक इवन लेवल भी देता है। टेक्निकली स्पीकिंग ब्रेक इवन लेवल क्या होता है कि जहां पे आपकी रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वो लेंगे एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट के बारे में। विल टॉक अबाउट सर्टेन कैश फ्लोज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और फिर हम उनको डिस्काउंट करेंगे और वो डिस्काउंट रेट जो है हमारी उस डिस्काउंटेड वैल्यू को बराबर कर देगा अगर ओरिजिनल कॉस्ट के, तो दैट विल बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। So let's take that example, a machine with a price of $1 million that generates $150,000 per year for 10 years
and we are trying to find out the internal rate of return. अब हमारे पास दो कंपोनेंट मौजूद है. नंबर वन इज कॉस्ट, जिसको हमने बराबर करना है इसकी रेवेन्यू से, एंड द लाइफ ऑफ दैट मशीन इज फॉर 10 years. So what we are going to do is we are using the same old formula, but for 10 years we'll calculate 10 different present values and added together those values should be equal to the original cost of the machine, which we assumed as 1 million. A machine with a price of 1 million that generates 150,000 per year for 10 years, and we are trying to find out the internal rate of return. So what do we have here? We have two components. One is the present value in terms of cost, and then we are trying to equate it with the future revenues generation for 10 years, 150,000 per year. And we are trying to find out a discount rate or interest rate जो इन present value को discount करके equal कर देगा to the original cost, which is 1 million. So what we have here is 1 million is equal to 150,000 divided by 1 plus I. That is the present value for the revenue for first year, plus 150,000 divided by 1 plus I to the power 2, which is the present value of the second time period, plus 150,000 divided by 1 plus I to the power 3, which is the present value of the third time period, and plus we are going to go up to year number 10, 150,000 divided by 1 plus I to the power 10. Now what we are going to do now is we are trying to solve for I, और वो I is the discount rate, और वही discount rate is the internal rate of return, जो बराबर कर रहा है इन सारी present values को original cost of the project. अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की साइड पे देखें तो वी सी वन फीचर कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू इज एडिटिव. व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर्स रेवेन्यू प्लस द प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड, थर्ड एंड गोइंग अप टू 10th year. So the present values are additive, and when we try to solve for I, that I is the internal rate of return. So in our example here, our I is equal to 0.0814 और 8.14%. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा ये जो कैलकुलेटेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 8.14%, हाउ कैन वी मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेटेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? तो डिसीजन बनाने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट या कंपैरिजन चाहिए. तो व्हाट वी डू इज कि we look at the cost of borrowing or the cost of funding. और अगर ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी या रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है, उसको हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ फंडिंग द प्रोजेक्ट के साथ. और वो फंडिंग में ये भी हो सकता है कि देयर आर टू सोर्सेस. वन सोर्स ये है कि हमारा प्रोजेक्ट इज इंटरनली फाइनेंस्ड, या दूसरी क्या है, एक्सटर्नली फाइनेंस्ड. तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसको हम कंपेयर करेंगे इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से. और अगर हमारी इंटरनली फाइनेंस्ड है तो हम देखेंगे कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. अगर हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करते तो उसके ऊपर हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता. तो दोनों ही सूरतों में वी आर गोइंग टू लुक एट द कॉस्ट ऑफ फंडिंग इन कंपेयर्ड विद द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. When we compare it with the internal rate of return and we see if the internal rate of return is higher than the cost of borrowing, we are going to undertake that particular project. और in case कि हमारा cost of funding जो कि borrowing भी हो सकती है और internally financed भी हो सकती है, अगर वो कम है internal rate of return से, the project is profitable. और if vice versa, यानी cost of funding is higher than the internal rate of return, so we are going to say no to the project. More formally, we can say that
that an investment will be profitable if its internal rate of return exceeds the cost of borrowing. तो ये तो थी हमारी एक एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. दूसरी commonly used application of the present value is finding out the value of a bond or the price of a bond. What is the rationale behind it? इससे पहले हमने बात की थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की. हमने कहा था कि देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. उसमें हमारे पास एक थे स्टॉक्स और दूसरे थे बॉन्ड्स. बॉन्ड्स में हमने ये कहा था देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ द बॉन्ड, और स्पेशली जब हम कूपन बॉन्ड की बात करते हैं वी सी इट बेसिकली इज अ रिटन एविडेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द इशुअर के इशुअर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द परचेजर और द इन्वेस्टर, and that investor has a legal claim because it's a contract, it's an obligation on the issuer. In case of default, he can or she can get help from the legal lawsuit. अब उसमें जब हम लीगल की बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर अदर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. तो कूपन बॉन्ड को अगर हम क्लोजली देखें तो हमारे पास सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू है. उस फेस वैल्यू को हम मैच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं, उसी फेस वैल्यू को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं. देयर आर वेरियस नेम्स यूज्ड फॉर द फेस वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द पार वैल्यू. तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वही फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. इन बिटवीन वी नीड टू नो कि वो बॉन्ड जो है वो कितने साल के बाद मैच्योर होना है. दैट मीन्स अनदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज एन द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स फॉर मैच्योरिटी. अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड टू मैच्योरिटी एन कैन बी इन ईयर्स, कैन बी इन मंथ्स. मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर बाय एनुअल, के साल में 2 दफा उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं. फॉर सिंपलिसिटी वी कैन एज्यूम कि हमारे बॉन्ड जो है वो एनुअल पेमेंट करते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पेमेंट किस तरह डिटरमिन होती है, जिसको हम कहते हैं कि इंटरेस्ट इनकम आती है हमें बॉन्ड से. और आपको याद होगा कि हमने ये भी कहा था कि वो इंटरेस्ट इनकम जो है दैट इज नोन, दैट इज फिक्स्ड. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट? कैलकुलेशन में वी टॉक अबाउट द कूपन रेट. अब कूपन रेट क्या है कि दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द बॉडी ऑफ दैट लीगल डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज द बॉन्ड, एंड दैट is always expressed in terms of percentages. When it comes to the benefit or the stream of revenue generation, so what we do is we take that coupon rate and we multiply it by the face value, because the coupon rate is always expressed as a percentage of the face value. So for a coupon bond we have one thing which is the face value, we have another thing which is the coupon rate in terms of percentages, and we have the third thing which is the period, time period to maturity. Now how we are going to calculate the price of that bond or the value of that bond? The finding out the value of the bond or the price of bond is simply calculating the present value of the income or the benefit we are getting from that particular coupon bond. अब हमारे benefits जो हैं they can be divided into 2 components. The first component is what we are going to get at maturity, and the second component is during the period of the bond what we are getting in the form of the coupon payments. Since we said that our present value is additive, we are going to calculate first of all the present value of the maturity or the par value, and then
we are calculating the present value of the coupon payments which the issuer is going to make us, and then we are going to add it up. So more formally, we have reflected that on this particular slide. Valuing the principal payment, which is a straightforward application of the present value, where n represents the maturity of bond. Valuing the coupon payments, which requires calculating the present value of the payments and then adding them. And we already said that the present value is additive. And how we are going to value the overall bond? That is the third step, which is valuing the coupon payment plus the principal, which means combining the first two which we have listed above. अब इसको मजीद elaborate करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऑफ अ बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू या इसको पार वैल्यू भी कहें. जैसे मैंने पहले कहा कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, एंड वी आर फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूमिंग कि पार वैल्यू जो है वो 100 है. सो अ बॉन्ड दैट हैज 100 principal payment in n years, the present value, which is the price of this bond, will be calculated by using this formula. Price of PB is equal to F divided by 1 plus I to the power n, which is equal to 100 divided by 1 plus I to the power n. Now, if the bond has n coupon payments, C, and how do we calculate C? As I already said कि आपके पास coupon जो है वो परसेंटेज में होगा, coupon rate, and you are going to multiply it by the principal or the face value. So what we are going to do is we'll multiply the coupon rate with the principal amount and we will get the capital letter C as the coupon payment, and that we have done on this slide. If the bond has n coupon payment C, where C is equal to IC into F, IC is the coupon rate. The present value of the price of coupon payment of the coupon bond is PCP, which is the price of the coupon payments are equal to C divided by 1 plus I to the power 1 plus C divided by 1 plus I to the power 2 plus C divided by 1 plus I to the power 3 and going up to C divided by 1 plus I to the power n. अब एक चीज आप देखें कि there is a very close similarity between finding out the present value of this coupon bond and the present value of the investment project, जिससे हम एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर रहे थे. वहां भी हमने एग्जैक्टली यही किया था कि जितनी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो रही थी हर साल उसको अलग-अलग डिस्काउंट बैक कर रहे थे एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, और फिर हम उसको एड अप करके बराबर कर रहे थे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से. और जब हम कूपन बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड and then we are trying to find out the present value of the coupon payments and then we are adding them together. So the present value of coupon bond PCB is equal to present value of yearly coupon payments PCP plus present value of the principal payment which is PBP. So we have as a formula PCB is equal to PCP plus PBP, and that is equal to the first expression, the present values of coupon payment consist of series of the present value of coupons plus the last expression which is the finding out present value of the maturity or the par or the face value. You should make a note of 2-3 things. Number 1, the value of the coupon bond rises when the yearly coupon payment rise and when the interest rate falls. जैसे हमने पहले कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर 3 फैक्टर्स पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, दे इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू. हमने ये कहा था कि अगर फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाती है तो प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली उतने से ही बढ़ जाती है.
एंड कम होना भी इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। फिर हमने ये भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट और द प्रेजेंट वैल्यू दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम वही देख रहे हैं। बाय लुकिंग एट द फार्मूला विच वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रीवियस स्लाइड, व्हाट वी सी इज कि अगर हमारा एफ बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन बॉन्ड विल इंक्रीज। दूसरी तरफ अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीपी coupon payments that will decrease. So we see an inverse relationship between the interest rate and the present value of the coupon payments. So lower interest rate means higher bond prices and vice versa. The value of the bond varies inversely with the interest rate used to discount the promised payments. अब ये discount rate जो है वो आता कहाँ से है? Basically the discount rate is the market interest rate for another bond which is newly issued in the marketplace with the same characteristics what this already issued coupon bond has. अब अगर जो coupon rate है new issue का, that most of the time is equal to the market interest rate. अब अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टर क्या करना चाहेंगे? दे वुड लाइक टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सम अदर प्रोजेक्ट एंड दे वुड लाइक टू सेल ऑफ दीज कूपन बॉन्ड्स। तो वो कूपन बॉन्ड्स को जब सेल ऑफ करेंगे उनकी सप्लाई जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी प्राइस विल कम डाउन। दैट इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। अगर फार्मूला में देखें तो सिंपली वी कैन से कि हमारा आई जो है दैट इज इन द डिनोमिनेटर, आई के बढ़ने की वजह से डिनोमिनेटर बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट वैल्यू विल कम डाउन। तो ओवरऑल जब हम कूपन पेमेंट की देखते हैं बात, तो कूपन पेमेंट जो है हमारी उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, और उसमें जब हम एड अप कर देते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू और द पार वैल्यू, दैट गिव्स अस द प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर कूपन बॉन्ड। इस तरह हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड की वैल्यू होनी क्या चाहिए, एंड देन वी गो टू द मार्केट प्लेस एंड सी कि अगर मार्केट में बॉन्ड लोअर प्राइस पे बिक रहा है, हालांकि जो हमने कैलकुलेट की है दैट इज इस इंट्रिंसिक वैल्यू या ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, और उसको हम कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो और मार्केट में कम का बिक रहा हो तो आपको वो बॉन्ड परचेज कर लेना चाहिए। अब हम देखेंगे another aspect, and that is the nominal versus the real interest rate. अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की थी फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू, इस सारे में हमने जो इंटरेस्ट रेट यूज किया था दैट वाज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी इंटरेस्ट रेट को देखें तो वो इंटरेस्ट रेट बेसिकली इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। देन व्हाट बेसिकली इज द रियल इंटरेस्ट रेट? नॉर्मली वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपको सर्टेन इंटरेस्ट रेट की अर्निंग देती है इन फ्यूचर, तो वी नीड टू कीप एन आई ऑन द इन्फ्लेशन रेट एज वेल, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट जो है दैट इज गिविंग टू यू द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। और उसमें हमने ये भी कहा था कि रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल से हमारी जो है परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 रुपीज पर पीस थी, अब प्राइसेस बढ़ गई 100 से 110 हो गई, तो देयर इज 10% इंक्रीज इन द प्राइस। लेकिन आपने वो 100 जो है उस वक्त खर्च नहीं किए, आपने वो प्रोडक्ट परचेज नहीं की, रादर यू invested in some
प्रोजेक्ट जो आपको 8% रेट ऑफ रिटर्न देता है, और वो 8% इज इन नॉमिनल टर्म. एक्चुअली 1 ईयर आफ्टर आपकी अर्निंग तो होगी 8% से इंक्रीज, लेकिन दूसरी तरफ प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो 10% से इंक्रीज हो गए. तो व्हाट इज योर रियल रिटर्न? तो रियल रिटर्न जो है दैट वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फिशर इक्वेशन. अब फिशर इक्वेशन क्या है? वी टॉक अबाउट I इज इक्वल टू R प्लस पाई टू द पावर E, where I is the nominal interest rate, R is the real interest rate, and pi to the power E is the expected rate of inflation. अब इसमें जब हम expected rate of inflation की बात करते हैं, जो एग्जाम्पल अभी हमने ली है उसमें हमारे पास rate of inflation is 10% और nominal interest rate is 8%. So if we try to calculate the real rate of interest, so we'll have R is equal to I minus pi to the power E. So our real rate of return will be equal to 8% minus 10% is equal to minus 2%. तो हमारे पास nominal interest rate जो है that is always a positive number, but there is always a possibility कि हमारा real rate of return can be negative, positive और zero as well. तो अगर हमारा rate of inflation जो है that increases more than the nominal interest rate, तो हमारी real rate of return will be negative. If our nominal interest rate is exactly equal to the rate of inflation, तो फिर क्या होगा? हमारा real rate of return will be zero. If our expected rate of inflation is lower than the nominal rate of interest, then real rate of return will be positive. अब इसी चीज को हमने डेटा सेट के साथ देखा है कि हाउ दीज थिंग्स आर मूविंग, एंड वी हैव कलेक्टेड द हिस्टोरिकल डेटा एंड रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड. सो हियर वी लुक एट द रियल एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एंड देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट and the real interest rate, those curves have been plotted. So the data set is from 79 up to 2003, taken on the x-axis, and y-axis pe we have the percentage of nominal interest rate, real interest rate and the inflation. First of all, the difference between the nominal interest rate and the real interest rate is the rate of inflation. If you look at this graph here, our real and the nominal interest rate, they are more or less following each other, with the only difference is of the rate of inflation. Look at different countries. तो countries का data set भी जो है वो इसी किस्म का जो है वो कुछ relationship जो है वो reflect करता है. So with that we have reflected that relationship with the help of this particular graph, and that is inflation and the nominal interest rate as on April 2004. We have taken the inflation rate on the x-axis and the nominal interest rate on the y-axis. The 45-degree line tells us that the rate of inflation and the nominal interest rates are equal to each other, which means if any country falls on the 45-degree line, the real rate of return will be zero. If any country lies above the 45-degree line, then the nominal interest rate is higher than the inflation rate, which means the real rate of return will be positive. And reverse is true if the country lies below the 45-degree line. तो इसके साथ हमारी जो है डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू एंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू. अब हम बात करेंगे फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. अब वो पर्सपेक्टिव क्या है कि अभी तक तो हमने बात की है रेट ऑफ रिटर्न की, तो उस पर्सपेक्टिव में हम उस रिटर्न की वेरिएशन की भी बात करेंगे. वेरिएशन मीन्स कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि जो रिटर्न हम फोरकास्ट कर रहे हैं वही हमें मिलेगा. तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं रिस्क. रिस्क बेसिकली मेजर्स द वेरिएशन फ्रॉम एन एवरेज, कि हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है
वो एक्सपेक्टेड या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से कितना डिविएट करता है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क जो उसका कॉन्सेप्ट है दैट गोज बैक टू अ टाइम जब के हमारे पास गैम्बलर्स जो हैं दे यूज्ड टू यूज द कॉइन्स एंड द डाइस टू प्ले देयर गेम्स, और वो सारे का सारा जो है कि पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग वाज बेस्ड ऑन चांस। उस जमाने से डेवलप करके वी हैव द मेजर ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। देयर वाज अ टाइम जहां पे वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ रिस्क इन द गैम्बलिंग with the help of cards. Even the gambler knew that there is a possibility of losing on the one hand, but at the same time there is a possibility of making profit out of the gamble on the other hand. So what are the chances? The gambler is going to win or he is going to lose. So that is based on its past experience, which we can also call as the historical data. आजकल के दौर में अगर हम इनफॉर्मली देखें, it is not very certain for the economists, the financial experts, as well as the meteorologists जो कि weather forecast करते हैं हमारे, कि they cannot exactly forecast the future weather with 100% accuracy. तो उनकी ये सारी फोरकास्ट जो हैं दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन गेसेस एंड फॉर्मली दे यूज सर्टेन स्टैटिस्टिकल टूल्स टू मेजर दैट वेरिएशन. इकोनॉमिस्ट दे ट्राई टू फोरकास्ट द ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमी इन फ्यूचर. फाइनेंशियल एनालिस्ट ट्राई टू लुक एट द ग्रोथ रेट ऑफ सर्टेन शेयर, वेयर एज हमारे जो वेदर फोरकास्टर हैं दे ट्राई टू फोरकास्ट द वेदर. But here and there is always an element of risk, a possibility of uncertainty, variations in their forecast. ये सारे कुछ को मेजर करने के लिए we have something known as the risk. How do we define? किस तरह रिस्क को हम डिफाइन करते हैं more formally? So we can say कि risk is a measure of uncertainty about the future payoff of an investment measured over some time horizon and relative to a benchmark. अब हम रिस्क के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि we are talking about a future time horizon, uncertainty in the forecast or the payoffs over a certain period of time, but in relation to benchmark. अब इस रिस्क को जिसको हमने इस तरह डिफाइन किया है, there are certain characteristics of this risk. First of all, we can say this risk can be quantified. So we say risk can be quantified. Number two, risk arises from uncertainty about the future. And thirdly, the risk is related to the future payoffs which are unknown. So the element is uncertainty of the payoffs is always there. And finally, our definition of risk refer to an investment or group of investments. अब इन्हीं characteristics को लेके हम आगे चलेंगे और one by one जो है in detail explain करेंगे. So the first of all we are trying to talk about the risk can be quantified. So how can we quantify the risk? How can we measure risk? Requires two steps. First of all, list of all possible outcomes and then chance of each one occurring. For example, what we are trying to say here is कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि possible outcomes क्या हैं, उन सारों को list down कर दें और फिर उसके बाद हम ये कहें कि possibility क्या है कि उनमें से हर एक outcome जो है वो occur करेगी. तो इसके लिए हम example ले लेते हैं of a coin. तो कॉइन में हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ओनली टू, हेड और टेल. पॉसिबिलिटी क्या है कि हेड आएगा या टेल आएगा? द पॉसिबिलिटी इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी. सो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है
1/2, और उस प्रोबेबिलिटी को हम सिर्फ उसी वक्त 1/2 कह सकते हैं इफ द कॉइन इज फेयर। अब किस तरह कह सकते हैं कि कॉइन इज फेयर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेयर कॉइन? फेयर कॉइन हमारा वो होता है कि अगर हम उसको टाइम एंड अगेन टॉस करें, ऑन एवरेज हमारा हेड जो है 50% ऑफ द टाइम आएगा और टेल जो है वो भी 50% ऑफ द टाइम अकर करेगा। सो दिस इज नोन एज द फेयर कॉइन। अब इस सारे कुछ में हमारे पास दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक है ऑल पॉसिबल आउटकम्स और दूसरा है द पॉसिबिलिटी कि वो आउटकम विल टेक प्लेस। तो अगर हम इसको देखें स्टैटिस्टिक्स के सेंस में, अगर आपने स्टैट का कोर्स पढ़ा हो तो वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? वी लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल वैल्यूज a variable can take in one column, and then we talk about the probability, the possibility or the probability that that event will or that variable will take that particular value. So here we basically are talking about the same probability distribution. तो उसमें हमने ये भी कहा था कि अगर हमारी पॉसिबिलिटी कि एक इवेंट विल टेक प्लेस दैट लाइज इन बिटवीन 0 and 1, हमने हमेशा ये कहा कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। एक चीज जहन में रखिए कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर एक आउटकम जो है या एक पॉसिबिलिटी जो है इज वेरी close to 1, what it means? It means कि उसकी probability of occurrence is very high। और दूसरी तरफ अगर हमारी probability जो है is close to 0, तो that event is less likely to occur। In between अगर हम बात करें एक impossible event की, तो एक impossible event क्या होगा जिसकी probability will be exactly equal to 0। दूसरी तरफ एक certain event क्या होगा जिसकी probability is exactly equal to 1। So probability will basically lie between 0 and 1। So when we talk about the probability distribution, we'll list down all possible outcomes and then for each outcome its respective probability। So let's construct the probability distribution for the toss of the coin. A simple example, all possible outcomes of a single coin toss. Possibilities are only two. Number one possibility is that outcome will be head, last column, and number two possibility is the outcome will be tail. What is the probability? For head is 1/2 and for tail is also 1/2. So provided that this coin is a fair coin, so we have a probability distribution, head coming probability 1/2, tail coming probability 1/2. So we have listed down all possible outcomes with the respective probabilities. There is one thing more which is important about a probability distribution, कि whenever we add up all the probabilities, the sum of the probabilities should always add up to 1. So the sum of the probabilities of all the possible outcomes must be 1, since one of the possible outcome must occur. तो ये तो था हमारा probability distribution। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में measurement of the risk we will continue, and there we'll see कि how we can calculate the expected value, and then the variation from that expected value will give us the measure of risk। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसको टोटली एंड कर दें, आई वुड लाइक कि थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। तो आज का लेक्चर वी स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज। उसमें हमने कहा कि पहली एप्लीकेशन है दैट ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर रेवेन्यूज है उनको डिस्काउंट करके बराबर कर दे
to the initial cost of the project. And then if the calculated internal rate of return is higher than the cost of borrowing, we'll undertake the project. Otherwise, we are going to reject the project. दूसरी application हमने देखी in the form of the coupon bond, or how to find out the value or the price of that coupon bond. There we said that we are going to discount this coupon bond into two components. Firstly, उसकी जो maturity value है उसको discount back करेंगे, और उसके बाद उसकी जो coupon payments है over a certain period of time, जो कि maturity period होगा, उन सबको हम discount back करेंगे. सबको जब हम add करेंगे together, that will give us the value or the price of the bond. From the practical perspective, अगर the market price is higher than this intrinsic value, we will not purchase the bond. If the market price is lower than our calculated value of the bond, we will purchase the bond. उसके बाद हमने बात की nominal and the real rate of interest. There we said कि हमारा real rate of interest is equal to nominal rate of interest minus rate of inflation. And there is a possibility of negative real rate of interest if the nominal rate is lower than the inflation rate. और उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया that of measuring the risk. We talked about certain characteristics of the risk and we started talking about the calculation. For that matter, we are through with the probability distribution. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी probability distribution के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रिस्क को मेजर करेंगे. तो आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.